शांति निवास। नाम सुनकर ऐसा लग रहा है ना कि एक ऐसी जगह होगी जहां पर जाने के बाद आहा, कितनी शांति मिलती होगी, कितना सुकून, कितना आनंद आता होगा, दुनिया की सारी टेंशन्स खत्म हो जाती होगी। लेकिन नहीं, ये एक ऐसी जगह है जो हजारों भूतिया रहस्यों से भरी पड़ी है, जिसके आपने 4-5 रहस्य भी सीरीज में सुन लिए ना तो ऊपर से नीचे तक हिल जाओगे। 4-5 क्या, आज मैं एक की ही कहानी आपके सामने लेकर आया हूं। भयंकर मजा आएगा सुनकर, ध्यान से सुनो। दिल्ली में रहने वाला एक आरव नाम का लड़का, जो कि अपने आप को यूट्यूब में व्लॉगिंग की दुनिया में प्रसिद्ध करना चाहता था। ये बात तब की है जब बहुत सारे यूट्यूबर्स, यूट्यूब मतलब कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूब की तरफ आगे बढ़ रहे थे, यूट्यूबर की जर्नी में शामिल होना चाह रहे थे। बहुत सारे टिकटॉकर से काम कर रहे थे। ये बात है सन 2018-19 के टाइम के आसपास की। तो अरब भी वैसे ही था, टिकटॉक में अच्छे व्यूज आते थे, तो इसने सोचा क्यों ना, लगभग इसके ना 4 लाख फॉलोअर्स थे, तो इसने सोचा क्यों ना एक ऐसा यूट्यूब चैनल शुरू करूं जिसमें मैं अपनी डेली लाइफ लोगों के साथ शेयर करूं, लोगों को बड़ा मजा आएगा। तो उसने ऐसे नॉर्मली व्लॉगिंग करना शुरू कर दिया और व्यूज आते भी थे, क्योंकि टिकटॉक की सारी ऑडियंस यहाँ पे डाइवर्ट होती थी। लेकिन फिर भी वो चार्म नहीं मिल रहा था। कहते हैं ना, एक इंसानी लालच जो कभी खत्म नहीं हो सकता, हमारी ख्वाहिशें अनंत होती है। उसका ये सीन था कि उसको 5 लाख व्यूज भी आ रहे ना यूट्यूब में, तो ऐसा लगता था 5 लाख क्यों यार, मैं 1 मिलियन हर एक वीडियो में तो डिजर्व करता हूँ। इस चक्कर में वो इधर उधर जगह पगह घूमते रहता था। कभी कहीं चले गया, कभी कहीं चले गया, तो वहाँ का ट्रैवल व्लॉग बना रहा है, तो कहीं का ट्रिप व्लॉग बना रहा है, कोई हाउ टू डू वाला वीडियो बना रहा है, मतलब डिफरेंट तरह के वीडियो करने लगा। और उसे सबसे ज़्यादा मज़ा आने लगा ट्रैवल व्लॉगिंग में। अब वो डिफरेंट जगह पर अकेला पहुंचता, वहाँ की पूरा रहन सहन लाइफस्टाइल को अपने वीडियो में कैप्चर करता और यूट्यूब में अपलोड करके अपनी ऑडियंस को दिखाता। एक दिन की बात है, उसने डिसाइड किया कि मैं उत्तराखंड की तरफ घूमने के लिए जाता हूँ। दिल्ली से उत्तराखंड कोई बहुत दूर नहीं है, लेकिन फिर भी ये उत्तराखंड को बहुत अच्छे से विजिट नहीं कर पाया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। इसका एक दोस्त था, वो उत्तराखंड का एक गांव का ही रहने वाला था। इसने अपने दोस्त से पूछा कि भाई, तू जहाँ कहीं भी रहता है उसके आसपास कोई ऐसी जगह है क्या जहाँ पर मैं जाऊँ, मुझे रहने के लिए प्लेस मिल जाए, घर मिल जाए, और वो जगह भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, मैं वीडियो बनाऊँ उसका तो लोग देखें कि अरे वाह कितनी बढ़िया ऑफ बीट लोकेशन है, यहाँ पर हम लोग जाएंगे। उसका दोस्त बोलता है बिल्कुल भाई, जानता हूँ मैं एक ऐसी जगह, उत्तराखंड में हल्द्वानी नाम की जगह है एक। हल्द्वानी के पास में एक बहुत छोटा सा गांव है, जिस गांव के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम, लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ गेस्ट हाउस है, 1-2 मतलब दूर दूर पर गेस्ट हाउस है, तू वहाँ पर ठहर सकता है और उन गाँवों के जाके वीडियोस बना सकता है। सचमुच में ऐसे गाँव तूने ज़िंदगी में देखा नहीं होगा, वहाँ की खूबसूरती का कोई मैच नहीं है। ये बोलता है बेस्ट है भाई, कैसे पहुँचना है वहाँ पर? उसका दोस्त कहता है कि भाई तू एक काम कर, गाड़ी बुक कर और अपनी गाड़ी से पहुँच, कोई और साधन ढूंढने जाएगा तो बहुत परेशान हो जाएगा, तू गाड़ी बुक करके प्राइवेट गाड़ी से जा। बोलता है ये भी सही है। प्राइवेट गाड़ी बुक करके ये अगले ही सैटरडे की रात को वहाँ पर पहुँच जाता है। मतलब रात होने को ही थी, एग्जैक्ट रात नहीं हुई थी, लगभग 7:30 के आसपास का समय था। ये एक गेस्ट हाउस के सामने अपनी गाड़ी रुकवाता है। गाड़ी वाले से एक डील हुई थी, जिस डील के अंतर्गत गाड़ी वाला इसको यहाँ पर छोड़ेगा और वापस दिल्ली लौट जाएगा। हाँ, तो जैसी गाड़ी रुकी, ये गेस्ट हाउस के सामने ये क्या देखता है, उसके ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, शांति निवास का, जो कि आधा झुका सा था। ये सोचा बताओ, इतना बड़ा बोर्ड, इतना खूबसूरत बोर्ड लगाए, लेकिन फिर भी इसको मेंटेन नहीं रख सके। इसका ध्यान उस बोर्ड की तरफ ही था कि इसको ऐसा आभास हुआ कि मेरे सामने से कोई दौड़कर पीछे की तरफ जा रहा है। ये तुरंत नजर हटाया और देखा कौन भाग के जा रहा है, तो पाया कि एक बूढ़ा सा आदमी, लगभग 70-72 साल का, वो गमछा लपेट के, टोपी ओपी लाके, जो ठंड वाली टोपी, गमछा, स्वेटर, ऐसे वाले हुलिया में तेजी से उस तरफ भाग रहा है जिस तरफ से ये आया। तो पलट कर रुकता है, अरे अंकल सुनिए, रुकिए। अंकल हड़बड़ा के रुकता है, बोलता है इधर आइए, इधर आके बात कीजिए। अंकल इस लड़के से, आरव से ऐसा कहता है, इधर आके बात कीजिए, मुझे उधर मत बुलाइए। तो आरव बड़ा शौक हुआ, उस अंकल के पास गया,
बोला अंकल मुझे यहाँ पर रहने के लिए 1-2 रात के लिए कमरा चाहिए था, तो मिल जाएगा क्या? कौन बता सकता है इसके बारे में? तो अंकल बोलते हैं कि मैं ही बताऊँगा, केयर टेकर हूँ शांति निवास का। तो बोलता है ठीक है, लेकिन आप ऐसा भाग क्यों रहे थे? आप केयर टेकर है तो फिर? अंकल बोलता है कि भाग नहीं रहा था, घर जा रहा था। ज़्यादा बात मत करो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। वो अंकल इस घर को, शांति निवास को, इस गेस्ट हाउस को ऐसे देखते हुए बात कर रहे हैं, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, तुम जल्दी बताओ। तो आरव कहता है कि हाँ अंकल जल्दी ही बता रहा हूँ, मुझे एक कमरा दिला दीजिए। अंकल बोलता है अरे आओ यार मेरे पीछे। अंकल उसको लेकर जाता है, रिसेप्शन में एक ड्रॉर था उसमें ऐसे खोलता है और रूम नंबर 6 की एक चाबी निकालता है, उसको थमाता है और फिर भागने लगता है। ये बोलता है अरे अंकल पैसे तो बता दो। अंकल बोलता है अरे सुबह बात करेंगे, जो मन हो दे देना, नहीं हो तो मत देना। ऐसे बोल के अंकल भाग गया। अरे ये तो शॉक्ड, चाबी को देखा, अंदर के हुलिये को देखा, बिल्कुल डिफरेंट सी वाइब थी यहाँ की। शायद इस पूरे गेस्ट हाउस में इसके अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन अब ये करे तो करे क्या? जहाँ पर ये है वहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। वो जो गाड़ी जिससे ये आया था वो गाड़ी रिटर्न जा चुकी है। इस गेस्ट हाउस का केयर टेकर भी भाग गया है और दूर दूर तक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका जो है, कहाँ जाऊँ क्या करूँ कुछ भी नहीं मालूम। एक ही ऑप्शन बचा हुआ था, रूम नंबर 6। ये अपना बैग अपने कंधे में डाला और रूम नंबर 6 की तरफ ढूंढते ढूंढते बढ़ गया। फर्स्ट फ्लोर में जाने के बाद एक कमरा इसको मिला जिसके सामने लिखा हुआ था रूम नंबर 6। जाले लगे हुए थे, उसका जो लॉक था वो भी जंग खाया हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस लॉक को काफी समय से खोला नहीं गया है। फिर भी इसने ताले में डाला और चाबी को बड़ी मेहनत से ताले को खोला। और जैसे ही अंदर एंटर किया तो क्या पाया कि इस रूम की हालत तो बड़ी खस्ता है। ऐसा लग रहा है कि ना जाने कितने दिनों से यहाँ पे झाड़ू भी नहीं लगी है। बिस्तर भी ऐसी बुरी हालत में है कि उसमें सोना तो क्या बैठना तक पॉसिबल नहीं था, इतना कचरा है उसमें। स्मेल भी शायद उससे बहुत आ रही थी। इसने सोचा कि यहाँ तो मैं रात नहीं कर सकता, दूसरे कमरे देखता हूँ। वो बाहर निकलता और इस फ्लोर में जितने कमरे थे सबको देखता है। कोई खास ज़्यादा कमरे भी नहीं थे, 8 कमरे थे। 8 कमरों को देखता है, लेकिन सब में ताला लगा हुआ था। ये सोचता है कि नीचे जाता हूँ, वही ड्रॉर में खोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो कोई है नहीं मेरे अलावा, तो मैं अपनी मनचाही कर सकता हूँ, लेकिन इस रूम में नहीं सो सकता। तो वो नीचे रिसेप्शन में जाता है, वो ड्रॉर खोलता है कि यहाँ पे दूसरे कोई कमरे की चाबी निकालूंगा और वहाँ पर स्टे कर लूँगा। रूम नंबर 6 में तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जैसे ड्रॉर खोला तो क्या पाया कि यहाँ पर कोई और कमरे की चाबी है ही नहीं, पूरा ड्रॉर खाली है। हाँ, कुछ पुराने पेपर्स वगैरह रखे हुए थे, फाइल वाइल रखी हुई थी, कुछ लिखा पढ़ी की चीज़ें, रजिस्टर वगैरह रखी हुई थी, लेकिन कोई चाबी नहीं। ये पूरे रिसेप्शन को खंगाल डालता है, लेकिन इसे कोई भी चाबी नहीं मिलती है। ये बोलता है यार अब क्या करूं यार, मैं बाहर भी नहीं जा सकता, कमरे में भी नहीं जा सकता और पूरी रात यहाँ पे भी खड़ा नहीं रह सकता। कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जाता हूँ, झाड़ू वाड़ू देखता हूँ यार, थोड़ा सफाई करके, या फिर सिर्फ बिस्तर झटकता हूँ और उसमें सो जाता हूँ। मैंने सोचा कि मैं क्या करने आया था, ये क्या कर रहा हूँ, अच्छा कंटेंट बनाऊंगा सोचा था। अभी इतना मूड मेरा ख़राब हो गया है कि मैं क्या व्लॉग बनाऊँ इसका। खैर, वो जाता है, बिस्तर झटकाता है। आधे घंटे में ये बिस्तर थोड़ा ठीक होता है, बहुत झटकने के बाद, बहुत साफ़ करने के बाद। और इतना थक गया कि सोचा कि अब क्या वीडियो बनाऊंगा, सुबह ही देखता हूँ। सो गया बिस्तर में। सोए हुए लगभग आधे पौन घंटे हुए होंगे। रात के लगभग 10 बजे के आसपास बाहर से किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। ये उठा और जैसे ही बाहर दरवाज़ा खोला कमरे का अपने, तो बाहर कोई भी नहीं था, खाली कॉरिडोर। लेकिन जैसे दरवाज़ा बंद करके पीछे पलटा तो क्या देखता है कि पीछे एक बच्चा, जहाँ पर ये सो रहा था, एक नवजात शिशु जहाँ पर ये सो रहा था उसी पॉइंट में सो रहा है, और साथ ही साथ करके धीरे धीरे करके रो रहा है। ये घबरा गया कि यहाँ पर ये बच्चा कैसे आ सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। ये उस बच्चे को देखने के लिए दरवाजे से बेड तक बढ़ने लगा कि बढ़ ही रहा था और इसके पैर में कुछ बहुत जोर का टकराया। शायद कोई सामान रखा हुआ था जो नीचे पड़ा था, रूम तो बिखरा हुआ है ना, उसके पैर से बहुत जोर से टकराया और ये अपनी लास्ट वाली उंगली में नहीं लग जाता क्या बहुत जोर से, कुछ पैर की जो लास्ट वाली उंगली होती है, वैसे एकदम इसकी मुड़ गई थी। तो ऐसा बैठ के देखने लगा
और फिर जब थोड़ा सा ठीक हुआ, फिर इसने नज़र उठाया उस बच्चे को देखने के लिए, बच्चा है कौन, क्या है, कहाँ से आ गया, तो क्या बात है, बिस्तर पूरा खाली, कोई भी बच्चा यहाँ पर नहीं है। लेकिन धीमे धीमे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ तो सुनाई दे रही है। इसका दिमाग फिर गया कि बच्चा कहाँ पर रो रहा है और कौन रो रहा है। पूरे रूम में देखने लगा कि बच्चा तो था यार, उसी को देखने के लिए तो मैं जल्दी जल्दी बढ़ा और मेरे पैर में कुछ लग गया, लेकिन कोई भी नहीं था। ये फिर अपने कमरे से बाहर निकलता है और कॉरिडोर में अलग अलग कमरे में कान लगा लगा कर सुनने लगता है, क्योंकि रोने की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन कहाँ से आ रही थी ये समझ में नहीं आता है। थोड़ी दूर से थी। बहुत देर ढूंढने के बाद, बहुत देर देखने के बाद कोई से नहीं मिला, तो बोला कि सो ही जाता हूँ, क्या बच्चे के पीछे पड़ गया हूँ, हो सकता है आसपास कोई बच्चा होगा होगा गांव है, जगह है, गेस्ट हाउस है, सो जाता हूँ फिलहाल, क्या इतना फोकस क्या डालना बच्चे के ऊपर, थक गया हूँ अभी मैं। ये सो गया अपने बिस्तर में। अगला दिन निकलता है, सुबह उठता है तो 7:30 बजे के आसपास जैसे नीचे जाते तो क्या पाता है कि केयर टेकर रिसेप्शन में बैठा हुआ है। ये शॉक्ड, बोला अंकल आप तो कल बहुत बुरी तरीके से भागे थे। बोला हाँ, ज़्यादा मुझसे सवाल मत करो, 600 रुपये लगेगा एक रात का, एक रात तुम्हारी हो चुकी है, और कितनी रात रुकने वाले हो। ये बोलता है अंकल कुछ ऐसी 1-2 दिन रुकूंगा, लेकिन आप ये बात बताइए कि इस होटल में कुछ गड़बड़ है क्या। अंकल बड़ी विचित्र निगाहों से इसको देखता है, कहता है कि क्यों भाई, क्या तुमने ऐसा फील कर लिया। ये बोलता है अंकल इस होटल में, इस गेस्ट हाउस में आई मीन, मेरे अलावा कोई भी नहीं है। पिछली रात मैं पूरा अकेला था यहाँ पर, मैं कुछ भी कर सकता था यहाँ पे, आप भी भाग गए थे, ऐसा कैसे अब अपने गेस्ट हाउस को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। और यहाँ पर तो कुछ अजीब भी हो रहा था। अंकल घबरा के, क्या अजीब हो रहा था। ये बोलता है कि एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, यहाँ तक कि मेरे रूम नंबर 6 में बिस्तर में मुझे कुछ सेकंड के लिए एक बच्चा दिखाई भी दिया था और फिर वो गायब हो गया था। अंकल बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता। अंकल अपनी चुराती हुई नज़रों से कुछ तो कह रहे थे जिसने पकड़ लिया। आरव कहता है अंकल कुछ बात है ना जो आप बताना नहीं चाहते, बताइए क्या बात है। ये उसकी तरफ देखता और कहता है कि देखो भाई, बाहर से आए हुए हो इसलिए थोड़ा बहुत कुछ बता दे रहा हूँ, इसे ज़्यादा ढिंढोरे की तरह पीटना मत हर जगह। शांति निवास के बारे में लोग अच्छी अच्छी बातें नहीं करते, कहते हैं कि हर रात यहाँ पर वो जाग जाती है, लौट जाती है। ये बोलता है कौन जाग जाती है, कौन लौट जाती है। अंकल कहता है कि इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम, एक चीज़ तुम्हारे बेहतरी के लिए तुमको बता दे रहा हूँ, अगर यहीं पर रुकना है तो रात में चाहे किसी भी तरह की आवाज़ सुनाई दे तुम्हारे कमरे से बाहर, तुमको किसी भी कंडीशन में दरवाज़ा नहीं खोलना है। और वो जो ताला जो बाहर लगा हुआ था ना, बाहर दरवाजे में जो खोल के तुम अंदर गए थे, उस ताले को तुम अंदर से लगा लेना, बिल्कुल भी मत खोलना। और सुबह जब तुम्हारी नींद खुले, चाहे 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, तभी खोलना, कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो। इसको अंकल जी की ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। ये बोलता है अंकल ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या, आप मुझसे ये सब करने के लिए क्यों कह रहे हैं। आप बड़े विचित्र तरीके से बता रहे जैसे कि ये गेस्ट हाउस भूतिया है। अंकल बोलते हैं कुछ ऐसा ही समझ लो, बस रात में दरवाज़ा मत खोलना। और अंकल जी वो रजिस्टर में कुछ काम कर रहे थे, उसको बंद करते हैं और बाहर की तरफ निकल जाते हैं। ये चाहता तो उसी वक्त यहाँ से चेकआउट मार के जा सकता था, लेकिन इसको याद आया अपना कंटेंट, अपना यूट्यूब चैनल, अपनी ऑडियंस जो हमेशा से कुछ अलग देखना चाहती थी। ये सोचता है कि ये बढ़िया रहेगा, एक अगर एक्टिविटी भी, ये भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास करता था, इसने सोचा अगर एक एक्टिविटी भी मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई तो मज़ा ही आ जाना है भाई, बूम मार के बढ़ेगा मेरा यूट्यूब चैनल आगे। रात होने का इंतज़ार करने लगता है। इसको अब घूमने फिरने से कोई मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत व्लॉग दिन भर का बनाता है और बताता भी है कि मैं एक ऐसे होटल में रुका हुआ हूँ, एक ऐसे गेस्ट हाउस में रुका हुआ हूँ जो कि भूतिया है, यहाँ पर रोज़ रात में एक्टिविटी होती है। पिछली रात को मुझे एक बच्चा दिखा था, मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं दिखा नहीं सका, ये वो दुनिया भर की चीज़ें वो अपने इस वीडियो में बोलता है और रात का इंतज़ार खुद को और अपनी ऑडियंस को भी करवाने लगता है। रात होती है, अंकल वही 7 साढ़े 7 बजे दुम दबा के भागता है फिर से ये पूरे गेस्ट हाउस में, शांति निवास में अकेला। यही ताला मार दिया 3 बजे के आसपास, आज 3 बजे के आसपास फिर से किसी ने दरवाज़ा पीटा। इसने बोला ये बेस्ट है, पक्का
फिर से कोई एक्टिविटी होगी, कोई बच्चा रोएगा, या इस कमरे में एक बच्चा दिखाई देगा, या सामने कुछ तो ऐसा नोटिस होगा जो कि मुझे रातों रात वायरल कर देगा। मैं कैमरा ऑन करता हूँ और दरवाज़ा खोल देता हूँ और सब रिकॉर्ड करूँगा। ये कैमरे को वाइड मोड में डालता है और जाता है, उस चाबी से ताले को खोलता है। जैसे ही दरवाज़ा खोला, कॉरिडोर में कैमरा डाला, बाहर कोई नहीं, कोई भी नहीं। ये सोचता है शिट यार, ऐसा कैसे हो सकता है। ये जैसे ही एक कदम बाहर बढ़ाया है कि खट से दरवाज़ा लगा और ये पलटा और रिकॉर्ड भी हुआ कि वो दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ है। ये बोला यस, कुछ तो मिल रहा है, अंदर कुछ तो है, बढ़िया हो जाएगा। ये दरवाज़ा जैसे खोला, अंदर बढ़ा, लिटरली ऐसा लगा कि इसके सामने कोई खड़ा था और किसी ने इसके सीने में खाच से ऐसा नाखून मारा है, खाच से। जैसे ही अंदर आया, एक कदम बढ़ा है, कुछ ऐसा शैडो जैसा था जिसने इसको फैट ऐसा मारा। बहुत ज़ोर का दर्द हुआ, मोबाइल वोबाइल सब हाथ से फेंका गया। किसने मारा था, क्या था नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो था। कोई शैडो कह लो, कोई साया कह लो, कोई आत्मा कह लो, कुछ तो था जिसने यहाँ पर बहुत ज़ोर से मारा। ये जैसे ही अपना सर उठाया देखने के लिए कि इतनी बुरी तरह से मुझे किसने मारा, तो सर उठाते से ही इसको पीछे से बहुत ज़ोर की मार पड़ी है और आंखों के सामने पूरी दुनिया धुंधली पड़ गई और ये औंधे मुंह गिर गया। अगली सुबह एक धूप के साथ इसकी आंख खुली। ये अपने आप को पास के एक जंगल में पाया। इसका दिमाग खराब हो गया, कपड़े वपड़े पूरे फटे हुए हैं और बहुत ज़्यादा शरीर में चोट के निशान है। इसका मोबाइल भी इसके पास नहीं था, ना ही इसका सामान, और इसको पता नहीं था कि वो होटल कहाँ पर है। ये उठा और होटल की तरफ जाने लगा। रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया जो कि अपनी साइकिल लेके शायद अपने घर की तरफ जा रहा था। इसको रोकता है और बोलता है कि अंकल, ये शांति निवास होटल या गेस्ट हाउस किस तरफ है, आप मुझे बता सकते हैं क्या? वो अंकल ऊपर से नीचे तक इसको देखता है, बोलता है क्यों भाई, तुम शांति निवास के बारे में क्यों पूछ रहे हो? ये बोलता है अंकल बताइए ना, मेरा पूरा सामान, मेरा मोबाइल, मेरा कैमरा, सब कुछ वहाँ पर है। मैं एक रात स्टे करने के लिए वहाँ पर आया था। अंकल कहते हैं कि ठीक है, घूमने फिरने आए थे, समझ में आ रहा है, लेकिन तुम्हारी ये हालत किसने किया है? ये बोलता है अंकल मुझे नहीं मालूम, आप बताइए ना शांति निवास क्या है। मरना है क्या तुमको? जितना पूछ रहे हैं थोड़ा बताओ तो सही। ये घबरा गया सुन के अंकल जी की ये आवाज़। ये बोलता है अंकल जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? शांति निवास में क्या कर रहे हो और ये तुम्हारे साथ किसने किया, ये बताओ, तुम्हारी बेहतरी के लिए तुमसे पूछ रहे हैं। ये बोलता है अंकल दरअसल पिछली रात को मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। इसने सब A to Z अंकल जी से बता दिया। अंकल जी कहते हैं कि वो सचमुच में लौट आई, वो जाग गई है। वो पागल केयर टेकर सच कहता है, हर रात वो जागती है, वो कहीं नहीं गई। ये बोलता है हाँ हाँ, वो बुढ़ा केयर टेकर, यही मुझे भी यही बोल रहा था। वो किसकी बात कर रहा था अंकल? और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो क्या था? वो बच्चा, वो साया जिसने मुझे नाखून मारा, और फिर मैं यहाँ पर बेहोश कैसे? क्या आपके पास इस बात का जवाब है? अंकल बोलते हैं कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि हर सवाल का जवाब मेरे पास हो, लेकिन पुराना आदमी हूँ यहाँ का और इस जगह के बारे में सब कुछ पता है, उस शांति निवास के बारे में भी। ये बोलता है अंकल पता है तो बताइए ना प्लीज़। अंकल बताते हैं कि सन 1952 की बात है, 29 मार्च 1952। डॉक्टर राजेंद्र वर्मा, प्रसिद्ध डॉक्टर, पैसे वाला, शहर का रहने वाला था, देहरादून का। शादी करके अपनी पत्नी को शहर की भागा दौड़ से यहां पर लेकर आता है। ये उसका पुश्तैनी घर था, शांति निवास। उसकी पत्नी को यह जगह इतनी पसंद आती है कि कहती है मैं अब यहीं पर रहूंगी, आप कुछ दिन यहां रहिए, कुछ दिन देहरादून में, अपना काम दोनों जगह पर रहकर चलाइए, मैं इस जगह को नहीं छोड़ पाऊंगी। राजेंद्र वर्मा को भी अच्छा लगा कि हमारी पुश्तैनी हवेली मेरी पत्नी को अच्छी लगी, अब ये हवेली, ये घर अब बंद नहीं रहेगा। राजेंद्र ने इस घर में अपनी पत्नी को और खुद को शिफ्ट कर लिया। वो कुछ समय यहाँ पर रहता तो कुछ समय देहरादून में। अब इनकी शादी को 5 साल हो चुके थे, 1957 में बात आ चुकी थी, लेकिन अब तक राजेंद्र की बीवी गर्भवती नहीं हुई थी, इनको बच्चा नहीं हो रहा था। इस वजह से राजेंद्र की बीवी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहने लगी थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी।
किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसने बहुत जगह इलाज करा और वो खुद डॉक्टर भी था, वो प्रॉब्लम पकड़ ही नहीं पा रहा था। फिर 1960 में बात आ गई और ये वो सिचुएशन आ चुकी थी कि राजेंद्र वर्मा की जो पत्नी थी वो पूरी तरीके से अपना दिमागी संतुलन खो चुकी थी। आस पड़ोस के कोई भी लोग, मतलब आस पड़ोस में तो ज़्यादा कुछ था नहीं वहाँ पे, लेकिन फिर भी कोई भी उसके सामने से भी गुजरता तो उठा उठा के उनको पत्थर मारती। किसी का बच्चा खेलते खेलते शांति निवास के सामने पहुंचता था, उसने अपने घर का नाम शांति निवास रखा था, कोई बच्चा शांति निवास के पास पहुंचता था तो डॉक्टर की पत्नी उस बच्चे को पकड़ के कमरे में बंद कर देती थी और बोलती थी तू मेरा बच्चा है, कहीं मत जाना, तू मेरा बच्चा है, कहीं मत जाना। एक दिन डॉक्टर राजेंद्र वर्मा अपने घर पर आता है, सर्द रात थी, नवंबर का टाइम था, शायद 15 नवंबर था वो। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो अंदर एक अजब सा सन्नाटा छाया हुआ था। उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाया लेकिन पत्नी का रिप्लाई कहीं से नहीं आया। वो पत्नी को ढूंढते ढूंढते अपने घर के पहले माले में पहुंचा। रूम नंबर 6 के दीवार में बिल्कुल दरवाजे के बाजू में बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ था, शायद खून से, कि अब वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो चुका है, अब वो कहीं नहीं जाएगा, मेरे पास ही रहेगा। राजेंद्र ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया और कमरा नंबर 6 का दरवाजा खोला और अंदर घुसा। जैसे देखा तो उसकी पत्नी ऐसे करके एक बच्चे को हाथ में लेकर बैठी थी और ऐसे ऐसे खिला रही थी, मेरा बच्चा अब कहीं नहीं जाएगा, हमेशा मेरे पास रहेगा। राजेंद्र वर्मा की ये सब कुछ देखकर हालत टाइट हो गई, क्योंकि राजेंद्र ने अपनी पत्नी को इस हालत में तो देख लिया, ऐसा सब हुलिया तो देख लिया, लेकिन जो देख नहीं पाया वो ये था कि उसके हाथ में बच्चा ही नहीं था। वो बस ऐसा हाथ रखी हुई थी और मेरा बच्चा, वो एक ऐसा बच्चा देख पा रही थी जिसे कोई और नहीं देख सकता था, जिसे सिर्फ वही देख सकती थी। उसका दिमागी संतुलन चरम सीमा पर खो चुका था। राजेंद्र उसी वक्त समझ गया मेरी बीवी एक ऐसे दलदल में फंस चुकी है जो कभी लौट कर नहीं आ पाएगी। इसने सोचा कि अब मैं बाहर जाता हूँ, देहरादून वापस जाता हूँ, गाड़ी वाड़ी का इंतज़ाम करता हूँ और अपनी पत्नी को एक अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाऊँगा और उसका इलाज कराऊँगा। राजेंद्र ने कमरा बाहर से बंद किया और देहरादून किसी एम्बुलेंस या गाड़ी की तलाश में चला गया। जब राजेंद्र लौट कर आया तो क्या पाया, दरवाज़ा खोला, अंदर घुसा तो उसकी पत्नी बिस्तर में अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। उसके हाथ का ये वाला पॉइंट खच्च है और नीचे नदियाँ बह गई है, खून की नदियाँ। राजेंद्र समझ गया कि मैंने अपनी पत्नी को खो दिया हमेशा हमेशा के लिए। देखते से ही समझ गया, चीख चीख के रोया, लेकिन क्या उसके रोने की पुकार उसकी पत्नी को वापस लेकर आ सकती थी? कभी नहीं। फिर राजेंद्र आने वाले 2 सालों तक यहां पर रहा और फिर हमेशा हमेशा के लिए शांति निवास को छोड़कर चले गया, कभी लौट कर नहीं आया। फिर कुछ सालों बाद वही जो अभी बूढ़ा केयरटेकर उस समय जवान था, वो आया और यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। फिर शुरू शुरू में तो वो नॉर्मल था, लोगों से बात करता था, लेकिन कुछ टाइम बाद हम लोग देखते थे कि वो शाम होती थी और भागता था अपना बस्ता उठा के अपने घर की तरफ और यही चिल्लाता था, वो कहीं नहीं गई है, वो यहीं पर है, वो लौट आई है, वो जाग गई है, ऐसी ऐसी अलग अलग बातें कहते रहता। हम लोग समझ गए, हो ना हो शांति निवास में अभी भी डॉक्टर राजेंद्र की पत्नी रहती है, मरने के बाद भी रहती है। उसकी वो चाह कभी खत्म नहीं हुई उस बच्चे की। कमरा नंबर 6 में जो कोई भी आता उसकी पत्नी को यही लगता कि मेरा बच्चा आया है, और वो बच्चा उस कमरे से बाहर निकले उस आत्मा को पसंद नहीं। तुमने बाहर निकलने की कोशिश की है और तुम्हारे ऊपर देखो कितना बड़ा हमला करी उस आत्मा ने, और तुम्हारे जैसा कई लोगों के साथ हुआ है यार, लेकिन हमसे कोई ऐसा बात नहीं किया। आज तुमने किया तो तुमको बता रहे हैं। उसने बोला, हे भगवान, कितनी बड़ी बात बताया आपने सर, आज मेरा कैमरा होता तो मैं भी नंबर 1 यूट्यूबर बन गया होता। अंकल बोलते, क्या बन गए होते? बोलता है, छोड़िए अंकल, आप नहीं समझेंगे, निकलता हूँ अब मैं। शांति निवास हमेशा हमेशा के लिए मेरी यादों में ताज़ा रहेगा। उसने अपना बैग उठाया, शांति निवास गया, बैग उठाया
और निकल गया। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि आरव ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ, मैं विजुअल्स तो नहीं दिखा पाया किसी को, लेकिन ये कहानी आपको बता रहा हूँ। सचमुच में बहुत स्कैरी एक्सपीरियंस था मेरा वो, और सचमुच में मुझे भी पढ़ते हुए बताते हुए ऐसा लगा कि बहुत भयानक वहाँ पर कुछ होता होगा। आज भी शांति निवास टस का मस खड़ा हुआ है और बहुत सारे लोग आए दिन वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन शायद अब वो केयर टेकर कमरा नंबर 6 किसी को नहीं देता है। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।